नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्क्रिप्चर एविडेंस बेस्ड होने वाला है, तो आप अंत तक अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट, इंटरवर्ना और इंटरजाति मैरिजेज़ पे। सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स का अर्थ समझेंगे, उसके बाद कैसे स्क्रिप्चर्स में इनके बेसिस पर कहानियाँ बताई गई हैं, वो समझेंगे और क्या स्क्रिप्चर्स ने आज्ञा करी है, किस प्रकार की मैरिजेज़ होती हैं, वो उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण, जाति और कास्ट में भेद क्या है, ठीक है? उनकी डेफिनिशंस क्या हैं, उनकी परिभाषाएँ क्या हैं? सब वर्ण जो है वो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन बेस्ड है, ऑक्यूपेशन बेस्ड है ना? उसमें क्या है कि 4 प्रकार से भारतीय परंपराओं में वर्ण को डेफ़िनेट किया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ब्राह्मण वो है जो कि वेदों का पठन-पाठन करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड फ़ील्ड में रहते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। जो राजा हैं या जो डिफेंसिव जो बचाते हैं प्रजा को या जो रक्षा करते हैं, रक्षक हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाएगा। जो इकोनॉमिक्स में मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ में, कॉमर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको वैश्य कहा जाएगा और जो सर्विस में इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर में आर्टिज़न्स हैं, उनको शूद्र कहा जाएगा। भारतीय परंपरा में अगर हम ऋग्वेद में देखें या बाकी स्क्रिप्चर्स जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें देखें तो हमें इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः यानी चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं और वो गुण और कर्म के आधार पर विभाजित हैं। यानी जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा गुण अपने अंदर समाहित करेगा, उसको वैसा जो है वर्ण प्राप्त होगा। जन्म के आधार पर हमें वर्ण में कई सारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कई सारे लोग जिन्होंने अपना वर्ण परिवर्तन किया है, ऐसी कई सारी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कास्ट, वर्ण और जाति पर हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये वीडियो इंटरकास्ट, इंटरवर्ण मैरिजेज़ के ऊपर है, तो हम उस पे अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ण का हमने डिस्क्रिप्शन समझा, अब हम जाति का डिस्क्रिप्शन समझने का प्रयास करेंगे। तो जाति का अर्थ होता है कि जैसे मतलब पहले के समय क्या होता था कि जो वो वर्क करता था, यानी लोहार, लोहे का काम करने वाला लोहार जाति का हो गया, सोने का काम करने वाला सोनार जाति का हो गया। ऐसे कर के जातियाँ डेवलप हो गई उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी प्रोफ़ेशन के बेस पर और वो जातियाँ बाद में जाके बर्थ बेस्ड हो गई, रिजिड हो गई धीरे-धीरे करके समय के परिवर्तन के अनुसार, ठीक है? सबने अपना-अपना वो नाम ही लगाना शुरू कर दिया कि हम इस जाति से हैं और ऐसे करके ग्रुप्स बन गए। तो जातियाँ एक तरीके से ग्रुप्स हुआ करती थी, प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स हुआ करते थे। मंसूर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एविडेंस देखने को मिल सकता है। और भी कई सारे प्रकार के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं मॉडर्न डे में डेवलप होता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अटैक करते हैं और उसके बाद कास्ट का जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अब हम समझेंगे कि कर्म, बर्थ और आजीविका के बेसिस पर कैसे डिफ़रेंस किया गया है इनमें, ठीक है? तो कहीं न कहीं जैसे मैंने बताया कि जैसा जो कर्म करता था, जैसा जिसका जो है गुण होते थे उस प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित किया जाता था। परंतु धीरे-धीरे करके आधिपत्य इतना जमा और इस प्रकार से जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने लगा। जो पावर लेजिटिमेसी जिसके पास आ गई वो दूसरे को दबाने लगा, ऑप्रेस्ड करने लगा। परंतु स्क्रिप्चर्स के जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया के वो इसकी इजाज़त देते हुए आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है? और उनमें काफ़ी सारी एग्लिटेरियन सोसाइटी ऋग्वेद में और उपनिषद वैल्यूज़ में काफ़ी सारी एग्लिटेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो 2 सबसे बड़े ग्रंथ भारत में लिखे गए, है ना? रामायण और महाभारत, दोनों की रचयिता जो है उच्च जाति से नहीं बताए जाते हैं, ठीक है? अब हमें समझना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैरिजेज़ को कैसे समझ सकते हैं कि मैरिजेज़ पहले क्यों नहीं होती थी, है ना? मतलब सेम वर्ण में मैरिजेज़ का मतलब पिछले समय में सेम वर्ण में मैरिजेज़ का प्रावधान है। यानी कि जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं उसी वर्ण के लड़की से या उसी वर्ण के लड़के से आप मैरिजेज़ करें, ठीक है? सेम गोत्र में मैरिजेज़ डिफ़ाइन नहीं है, मतलब सेम गोत्र यानी सेम लीनिएज, सेम क्लैन में मैरिजेज़ को प्रोहिबिट किया गया है, परंतु सेम वर्ण में ही मैरिजेज़ को बताया गया है। तो क्यों होता था कि भाई एक ही जैसे कार्य करने वाले लोग, एक ही जैसे प्रोफ़ेशन करने वाले लोग, एक ही जैसे विचार के सोचने वाले लोगों की अगर विवाह हो जाए तो उनको जीवन यापन करने में आसानी रहेगी, है ना? इस वजह से ये प्रावधान दिया गया था और ये सारा डिस्क्रिप्शन में लॉ बुक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे फिर वो याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, चाहे फिर वो नारद स्मृति हो, चाहे फिर वो गौतम स्मृति हो, चाहे फिर वो मनुस्मृति हो। तो ये क्या है, एक तरीके से लॉज बनाए गए थे इस तरीके से सोसाइटी में कि किसको किससे विवाह करना चाहिए, किससे किसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम आज के समय भी देख सकते हैं। तो अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे जो है इंटरकास्ट मैरिजेस डेवलप हुआ,
इंटरवर्ना मैरिजेस डेवलप हुआ, इंटरजाति मैरिजेस डेवलप हुआ। मैं अब तीनों वर्डों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तीनों में अलग अलग भेद है, जो कि हमने पहले भी समझा और हम आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कि भाई इंटरवर्ना मैरिजेस क्यों हो रही हैं, बाकी वर्णों में मैरिजेस को क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि भाई वो जो है लाइफस्टाइल जो है वो मैच नहीं कर पाएगा। अब इसी के लिए आज के समय में क्यों ये अलाउ कर देनी चाहिए या अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि भाई आपने जो है क्या किया कि आप 4-5 साल ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, और जब आप मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों साथ में रहे हैं, दोनों ने 5-7 साल अपना एक सेम ही प्रोफेशन में काम किया है, और सेम प्रोफेशन में काम करने के बाद जब वो निकलते हैं वो तो दोनों डॉक्टर वर्ण के हो जाते हैं, है ना, दोनों ही सेम वर्ण के हो गए। तो फिर अब अगर उनका विवाह होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी पैदा नहीं होनी चाहिए। धर्मशास्त्र भी वही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कई जगह कि कैसे जो है क्यों ये विवाह होते थे, है ना, ताकि वर्ण संकरता ना हो, ताकि जो है अलग से ऐसा कॉम्प्लिकेशंस ना प्रकट हो। तो अगर आज हम 5-7 साल साथ रह के वो चीज़ कर रहे हैं या विवाह हो भी रहा है तो कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रकट नहीं हो, क्योंकि वो सेम वर्ण के हो गए हैं। ऐसा भरत गुप्त सर, प्रोफेसर भरत गुप्त जो हैं वो भी बताते हैं, और बाकी सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इस पर मत प्रकट किया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को, कल्चरल वाइब्रेंसी को करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अलग अलग, क्योंकि इंटेलेक्ट और म्यूटेशंस होते हैं, इंटेलेक्ट बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, और इस प्रकार से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आजकल जो कई सारे आचार्य हैं, जो कई सारे स्कॉलर्स हैं, वो इस पर अपना मत रखते हैं। ठीक है, भारतीय परंपरा में इंटर कास्ट, इंटर जाति, इंटरवर्ण मैरिजेस को लेकर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह मैरिजेस में। तो भारतीय परंपरा में अनुलोम और प्रतिलोम मैरिजेस को बताया गया। प्रतिलोम में पति का जो है वो कास्ट छोटा होगा और अनुलोम में विमेन का कास्ट छोटा होगा। अनुलोम विवाह यानी क्या कि मान लीजिए अनुलोम विवाह यानी क्या कि भाई लड़की जो है वो क्षत्रिय है और पति जो है वो ब्राह्मण है, तो ये अनुलोम विवाह हो गया। और वहीं पर प्रतिलोम विवाह क्या होगा, पति जो है वो क्षत्रिय है या शूद्र है, या और पत्नी जो है वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, तो पत्नी जो है उस उच्च कास्ट की होगी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ये 2 प्रकार के डिस्क्रिप्शंस इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरवर्ण मैरिजेस के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ समझने के लिए है कि अगर ये डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंटरवर्ण मैरिजेस हो रही हैं, है ना, तभी, क्योंकि भाई कोई लॉ अगर बनाया जाएगा, ये स्मृतियों में ये लॉ बना है कि ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, और कहीं ना कहीं अनुलोम विवाह को जो है एक्सेप्टेंस भी दी गई है, प्रतिलोम विवाह को बिल्कुल ही खारिज किया गया है कि प्रतिलोम विवाह नहीं होना चाहिए, है ना। और इनसे जो वर्ण पैदा होंगे उसमें वर्ण संकरता होगी। वर्ण संकरता यानी कि अलग अलग जाति के अलग अलग जो वर्ण जो हैं, जो वर्ण इन चारों वर्णों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। मान लीजिए कि जो ब्राह्मण गर्ल है और शूद्र लड़का है, तो उसका जो पुत्र पैदा होगा वो निषाद पैदा होगा, है ना। तो ऐसे करके जो वर्ण में फिट नहीं बैठेंगे, परंतु चांडाल या शूद्र या इन जातियों में भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, उसी के बेसिस पर ये लॉ सोसाइटी में बनाए जा रहे हैं लॉ मेकर्स द्वारा, और उनमें कई सारे अलग अलग समय पर अमेंडमेंट्स भी किए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर जो भी स्मृतियाँ, जो भी ऋषि मुनियों ने लिखी, उनमें अमेंडमेंट्स किए गए। मनुस्मृति में या बाकी याज्ञवल्क्य की स्मृति में 8 प्रकार की मैरिजेस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपका जो है देव विवाह है, गंधर्व विवाह है, अर्श विवाह है, आपका पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह है ना, दैत्य विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की मैरिजेस हैं, जिसमें 4 प्रकार की मैरिजेस को खंडन किया गया है, जिसमें गंधर्व है, राक्षस है, देव है, पिशाच विवाह है। ये 4 प्रकार की मैरिजेस को एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, परंतु फिर भी हो रही है सोसाइटी में, है ना। तो वही है कि ये जो प्रक्रिया है ये लॉ की प्रक्रिया है, ये लॉ मेकर्स की प्रक्रिया है, और इसमें कई बार लॉज बन रहे हैं, कई अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं समय के साथ, और परिवर्तन भी आ रहा है। तो परिवर्तन में विस्तरम अस्ति, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम स्क्रिप्चरल एविडेंस देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स में, कई सारे स्क्रिप्चर्स में जो है हमें कैसे इंटर वर्ण जाति के मैरिजेस देखने को मिलते हैं। बड़ा ही फैसिनेटिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमें ये समझ आ सकता है कि सोसाइटी में इंटरवर्ण मैरिजेस होती थी, इंटरवर्ण मैरिजेस हो रही हैं, है ना। उनको एक्सेप्टेंस कितना है, उनको नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। परंतु कई सारे ऐसे व्यक्तियों की मैरिजेस हुई जिनको हम आज भी पूछते हैं, ठीक है, जिनको आज भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजा ययाति जैसे, राजा मारुत जैसे लोग हैं, है ना।
तो इंटरवर्ना मैरिजेस के अब हम उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे स्क्रिप्चर्स में हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में महर्षि सवासा मैरिड टू अ क्षत्रिय डॉटर ऑफ रतावती दरभया, यानी सवासा ऋषि जो है वो रतावती दरभया की डॉटर से शादी कर लेते हैं, है ना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह हुआ है यहाँ पर। सतपथा ब्राह्मण के अनुसार जो भृगु के डिसीडेंट हैं वो सयावन मैरिड किंग सयातास डॉटर। तो सयावन क्या है, वो सयाता राजा है, उनकी डॉटर से विवाह कर लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार किंग मारुत वॉज बॉर्न विद द मैरिज ऑफ शूद्र मेल एंड वैश्य फीमेल, है ना। जो महाराज मारुत हैं वो किसकी मैरिज से जन्म ले रहे हैं, वैश्य मेल और शूद्र मेल और वैश्य फीमेल, यानी अयोगवा प्रतिलोम मैरिज का ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है। रामायण में हमें एक एविडेंस देखने को मिलता है किंग ययाति का। तो किंग ययाति मैरिड सेज उसनास डॉटर, है ना। सेज उसनास की जो डॉटर है देवयानी, उनसे किंग ययाति, जो महाराज ययाति हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के बड़े राजा, श्रेष्ठ राजा माने गए, वो विवाह करते हैं। ठीक है। दूसरा इंटर मतलब कहें तो रेस भी विवाह हो रहा है, जिसमें असुर की जो पुत्री है ना, वर्षपर्वन, असुर वर्षपर्वन की जो पुत्री है शर्मिष्ठा, उनके साथ भी ययाति का विवाह होता है। और ये इसमें कई सारे अलग अलग व्यूज भी हैं कि कहीं वो कहाँ पर क्षत्रिय बताई गई हैं, कहीं पर वो असुराज की पुत्री भी बताई गई है शर्मिष्ठा। तो देवयानी और शर्मिष्ठा दो प्रकार के विवाह राजा ययाति करते हैं और दोनों ही उनके सेम वर्ण से नहीं होते हैं। ठीक है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि इंटर कास्ट, इंटरवर्णा तो हो ही रही है, इंटर रेस भी हो रही है, यानी असुरों की देवताओं से और जो है मनुष्यों की दैत्यों से, इनसे भी विवाह हो रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमें एक सोशल नॉर्म को तोड़ते हुए एक कहानी देखने को मिलती है शिव और सती की, है ना। कैसे महादेव जो शिव हैं वो सती प्रजापति की पुत्री सती से विवाह करते हैं। प्रजापति इसमें खुश नहीं है, प्रजापति इसका विरोध करते हैं, परंतु फिर भी वो इस विवाह को करते हैं और पूरे सोशल नॉर्म्स को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। रावण किसका पुत्र था, रावण महर्षि विशर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था, यानी राक्षसी कैकसी से किसकी शादी होती है, महर्षि विशर्वा की, ब्राह्मण की, यानी तो ब्राह्मण और राक्षस का विवाह होता है और रावण पैदा होता है। इसीलिए रावण को ब्रह्म राक्षस भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण एंसेस्ट्री भी है और वो राक्षस भी है। ठीक है। ऐसे ही मंदोदरी जो है वो दैत्यों और असुरों की स्त्री है, और जो है रावण जो है वो राक्षसों का है। तो असुरों और राक्षसों में भी इस प्रकार का विवाह में देखने को मिलता है। महाभारत में हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाभारत में सबसे पहला उदाहरण मिलता है हमें राजा शांतनु का। शांतनु की शादी गंगा से होती है और शांतनु की शादी सत्यवती से होती है। सत्यवती कौन है, सत्यवती है फिशर वुमेन, है ना। मतलब कि जो फिशर वुमेन मतलब फिशरमैन की बेटी है, तो वो तो शूद्र कैटेगरी में आई, है ना। तो राजा शांतनु जो है वो सत्यवती से भी विवाह करते हैं। ये एक हमें बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है इंटरवर्ना मैरिज का। ठीक है। दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है इंटर रेस मैरिज का, जब भीम हिडिंबा से शादी करते हैं, है ना। हिडिंबा कौन है, राक्षसी है, भीम कौन है, मनुष्य है, और राक्षस और मनुष्य का साथ शादी हो गया, तो एक तरीके से वो बिल्कुल वर्ण से तो अलग ही हो गए, है ना, वो तो इंटर रेस विवाह हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें अर्जुना की शादी उलूपी से देखने को मिलती है। उलूपी कौन है, नागा प्रिंसेस है, नाग कन्या है, और अर्जुन कौन है, मनुष्य है। तो अर्जुन और उलूपी का विवाह हमें देखने को मिलता है महाभारत में। उसके बाद कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह किससे होता है, बानासुर की बेटी से होता है। बानासुर की बेटी से, बानासुर कौन है, जिसको कृष्ण मारते हैं, उसकी बेटी से उसका विवाह कर दिया जाता है, कृष्ण के बेटे का, अनिरुद्ध का। ठीक है। ये सारे उदाहरण हमें, बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले। कई सारी स्मृतियों में, स्मृतियों में हमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, आपके गौतम स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, आपस्तंभ धर्मसूत्र, सतपथ ब्राह्मण, है ना। ये सारे टेक्स्ट हैं जो लॉ बुक्स हैं जिनमें हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है। ठीक है। ऐसा है कि कई सारी जगह खंडन भी किया गया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। मनुस्मृति में एक जगह ये भी मिलता है कि ब्राह्मण जो है वो चारों वर्णों से विवाह कर सकता है। ठीक है। क्षत्रिय जो है वो 3 वर्ण, मतलब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकता है। वैश्य जो है वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकता है, और शूद्र को अपनी जाति में विवाह करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी है। पर वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मण को चारों वर्णों में विवाह करने का अलाउड किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखते हैं कि जो पावर में रहे, जिनको पावर लेजिटिमेसी जिनके पास रही, उन्होंने अपने हिसाब से लॉज को डिफाइन करने का कोशिश किया है।
ठीक है। तो इस प्रकार के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। कंडेम भी किया गया है कई प्रकार की मैरिजेस को, कई प्रकार की उसको। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कंडेम किया भी गया है तो उसके कई सारे रीजन्स और सोसाइटी बेसिस पर है। ऐसा नहीं है कि उनको आज के समय भी उनको प्रासंगिक माना जा सकता है, ठीक है। कई सारे सूत्र हैं जिनको प्रासंगिक माना जाएगा, कई सारे सूत्र हैं जिनको प्रासंगिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि दीज सूत्र आर वर्णित इन द लॉ बुक्स। और लॉ ऑब्वियसली अमेंडमेंट हो सकते हैं समय के हिसाब से, सोशल कॉन्टेक्ट के हिसाब से, सोसाइटी के चेंजेस सराउंडिंग के हिसाब से। तो इसलिए जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनमें हमें ये डिस्क्रिप्शन, ये विभाजना देखने को नहीं मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं लॉ बुक्स में, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना चाहिए कि हम लॉ बुक्स को रिलीजियस बुक्स ना मानें, ठीक है। वो रिलीजन की लॉ बुक्स भले ही हो सकती है, पर वो रिलीजियस बुक्स नहीं हो सकती। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, उपनिषदों में हमें बहुत मिनिमम उदाहरण देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटीज़ के, है ना। उसमें बड़ी जो सोसाइटल जो है समरसता बड़ा भाव है, ठीक है। रामायण आप देखोगे तो कितना समरसता का भाव है कि केवट शबरी जैसे जो है वो राम के बिल्कुल, मतलब केवट और राम साथ में पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो वर्णा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसी की तरह बनाने का प्रयास करेंगे कि जाति, वर्णा और कास्ट को भी हम समझ पाएँ। परंतु मैरिजेस के लिए अगर हम देखें तो कई सारे उदाहरण हमने बात करी इंटर वर्णा मैरिजेस के, है ना। उसी के बाद हम पुराणों में भी देखें तो प्रोफेसर पी वी का ने जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों की हिस्ट्री भी लिख रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि अग्निमित्र जैसे जो ब्राह्मण है ना, और उनकी शादी किससे होती है, मालविका से, है ना। कालिदास अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र करके टेक्स्ट भी लिखते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह यहाँ पर हो रहा है ना। ये पौराणिक एज में हम देख सकते हैं, लगभग 2000 साल पहले, ठीक है। रुद्रसेन का प्रभावती गुप्ता से विवाह होता है। रुद्रसेन कौन है, ब्राह्मण है। प्रभावती गुप्ता कौन है, वैश्य हैं, गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त की जो है डॉटर है, ठीक है। तो उनका विवाह वैश्य, रुद्रसेन का विवाह वैश्य से होता है। और ऐसे करके पुराणों में हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें कि ब्राह्मण का विवाह शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय से होता है, क्षत्रिय का विवाह शूद्र और वैश्य होता है। अनुलोम प्रतिलोम मैरिजेस दोनों मिल रही हैं, पर अनुलोम मैरिजेस का प्रचलन ज़्यादा है ना। प्रतिलोम मैरिजेस कंडेम भी की गई हैं स्क्रिप्चर्स में, और प्रचलन भी हमें कम देखने को मिलता है। तो अनुलोम मैरिजेस यानी कि जो पुरुष है वो श्रेष्ठ जाति का है, श्रेष्ठ वर्ण का है, और स्त्री जो है वो उससे छोटी जाति की है या उसके, मान लीजिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट ही, ठीक है। जाति का या वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है, छोटा या बड़ा, ये बहुत ज़्यादा रिजिडिटी से, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मॉडर्न टाइम्स में आके। आप देखेंगे कि वर्ण फ्लूइड रहा है ना, जाति फ्लूइड रही है। एंशिएंट टाइम्स में वर्ण परिवर्तन का भी कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाया जा सकता है, तो परिवर्तन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वर्ण संकरता कैसे प्रकट हो रही है, जातियाँ जो प्रकट हुई हैं वो वर्ण संकरता से प्रकट हुई हैं, ठीक है। जातियों का मान लीजिए निषाद है, सूत है ना, तो ये कैसे जातियाँ प्रकट हुई, ये वर्ण संकरता से प्रकट हुई हैं ये सारी जातियाँ। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, है ना। चांडाल कैसे कि ब्राह्मण विमेन है और जो पिता है वो शूद्र है, तो चांडाल प्रकट होगा, ये जाति बन गई है एक बाद में जाके। तो ये सारी वर्ण संकरता है इसमें, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए, है ना। ब्राह्मण किंग काकुस्ता वर्मा मैरिड टू हिज डॉटर टू गुप्ता किंग्स एंड क्षत्रिय मीन्स, है ना, वैश्य और क्षत्रियों में उनका विवाह हो जाता है। तो बहुत सारे हज़ारों लाखों एविडेंसेस हमें इंटर जाति मैरिजेस के देखने को मिलते हैं स्क्रिप्चर्स में। बिल्कुल पुराने स्क्रिप्चर्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर तो वर्ण का जो है इनइक्वालिटी या उस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर वो विवाह हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बड़े विवेचना तौर पे समझनी चाहिए कि क्यों नहीं होता था, क्यों आवश्यक है और क्यों उदाहरण हो सकते हैं। अब करना ना करना आपके ऊपर है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे उम्मीद है कि जो ट्रेडिशंस, परंपरा के जो लोग हैं वो निस्संदेह ही मुझ पर प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने जो है कई सारे उदाहरणों से छेड़छाड़ करी है, कई सारे उदाहरण गलत पेश किए हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट गलत है। परंतु ये है, ठीक है, समाज में ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है और भारतीय परंपरा परिवर्तन में स्थिरम अस्ति, यानी चेंज इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलती हुई दिखाई पड़ती है। और जैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा वैसे सोशल लॉज बनेंगे, वैसे रिलीजियस लॉज बनेंगे और उनमें उस प्रकार का चेंज होना चाहिए। सनातन परंपरा की जब हम बात करते हैं तो हम सनातन एटर्नल है वो परंपरा, और इसीलिए वो एटर्नल रहेगी क्योंकि उसमें रिजिडिटी नहीं है, वो समय के अनुसार चेंज होती जाएगी। और इसीलिए जो है
10वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि वर्ण और जाति फ्लूइड से कैसे रिजिड हो गए, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद अधिक हुआ, है ना। उन्होंने इसका विभाजन किया, कास्ट सेंसर और ये सब आजकल जैसे कास्ट सेंसर वगैरह जो कराए जा रहे हैं, उसका यही कारण निकलेगा, कुछ अलग कारण नहीं निकलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यही है कि जो हमें समझनी चाहिए इन सारे स्क्रिप्चर्स के एविडेंसेस से, इन सारे स्क्रिप्चर्स के हमने बहुत ऊपर टच करने का प्रयास किया। आप जब स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो आपको अथाह ज्ञान मिलेगा उनमें, और आपको कई बार आपको ये लगेगा कि यार क्या लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि भाई उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उस समय की सोसाइटी के हिसाब से लॉ गिवर्स ने वो लॉज बनाए हों, ठीक है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखें, अगर धार्मिक स्क्रिप्चर्स देखें, ऋग्वेद, उपनिषद या महाभारत, रामायण, उनमें आपको ये उदाहरण, ये डिस्क्रिमिनेशन कम देखने को मिलता है। पुराणों में जो है वो सोसाइटी बेस्ड, यानी जो एम्पायर्स रूल कर रहे हैं उस तरीके की सोसाइटी हो गई है। तो पुराणों में आपको कई सारी कहानियाँ मिलेंगी इंटर मैरिजेस की भी और उसको कंडेम करने की भी। भागवत महापुराण आप उठा लीजिए, उसमें कई सारी मैरिजेस हैं आपको, जो अलग अलग जाति वर्ण के लोग मैरिजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये समझना होगा कि मतलब कर सकते हैं, की जा सकती हैं, सेम वर्ण में मैरिज की जा सकती है, अलग अलग वर्णों में भी मैरिज आप कर सकते हैं, सेम गोत्र में मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। वो साइंटिफिक स्टडीज़ में भी वो चीज़ बताई गई है कि सेम गोत्र में मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सेम गोत्र में मैरिजेस क्या है, सेम लीनिएज है, सेम क्लैन है, और उससे क्या है, ब्लड लाइन ही एक है, तो वो कई सारी डिसीजेस, कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। तो सेम गोत्र में मैरिजेस साइंस भी प्रोहिबिट करता है, और सेम गोत्र में मैरिजेस धर्मशास्त्र भी प्रोहिबिट करते हैं। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। सेम गोत्र में यानी मतलब आपने आपकी माँ के किसी भाई के बेटे ऐसे करके कर लिया, तो वो सेम गोत्र हो जाएगा पिता के। और ये चीज़ अगर हमें करनी भी है तो हमें कुछ 5 से 7 से 10 पीढ़ी बाद ये चीज़ करनी चाहिए। मान लीजिए आज विवाह हुआ, आज से 10 पीढ़ी बाद हम उस लीनिएज के किसी से शादी कर रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है वो चीज़, है ना। तो वो चीज़ अंतर, उसमें डिफरेंस नहीं रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंत में कंक्लूजन रिमार्क्स में हम यही बोलना चाहेंगे कि ये सारा एविडेंसेस हैं, ये सारे डेफिनेशंस हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें देखने को मिलता है, परंतु हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी सोसाइटल स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो उसके पीछे के कारण हमें समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उनके एविडेंसेस को समझें, और उनके एविडेंसेस को हम अपने तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। और उन लॉज, अगर कुछ लॉज हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो धर्मशास्त्रियों को उन परिवर्तनों को भी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे एविडेंसेस के साथ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सही है क्या गलत, मुझे तो नहीं ज्ञात, है ना, मैं तो कोई धर्मावलंबी नहीं हूँ। तो जो भी है, अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये एविडेंसेस, इन एविडेंसेस के साथ, इन स्क्रिप्चरल एविडेंसेस के साथ और मेरे इस ओपिनियन के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ था। अगला वीडियो जो है वो हम वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था पे बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय दाक्षी। नमस्कार।